ओके, सो यहाँ पर हम चैप्टर 3 के क्वेश्चंस कर रहे हैं एफ 1 के। क्वेश्चन पहला है, अंडर टिपिकल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज एन अनफेयर रीजन फॉर द डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉय। दो किस्म के डिसमिसल होते हैं, एक होता है अनफेयर डिसमिसल और दूसरा होता है रॉन्गफुल डिसमिसल। अनफेयर डिसमिसल वो होता है कि जहां पर एम्प्लॉयर जो है किसी स्टैट्यूटरी रीजन या किसी कानूनी या किसी लीगल रीजन की वजह से या उसका बहाना बना के आपको जॉब से फायर करता है, ये होता है अनफेयर डिसमिसल। दूसरा होता है रॉन्गफुल डिसमिसल। रॉन्गफुल डिसमिसल ये होता है कि आपका एम्प्लॉय आपको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करने की वजह से या उसका बहाना बनाकर आपको फायर करता है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या मतलब कि जब एक एम्प्लॉय किसी ऑफिस को ज्वाइन करता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एम्प्लॉयर कहता है कि मैं इसको फायर कर रहा हूं क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट में जो इसकी जिम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं की। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि उसने पूरी की हैं लेकिन एम्प्लॉयर कह रहा है कि नहीं की, तो ये हो सकता है कि रॉन्गफुल डिसमिसल हो। अब अनफेयर डिसमिसल का क्वेश्चन है कि इन चारों ऑप्शन में से वुड बी क्लासिफाइड एज एन अनफेयर रीजन फॉर द डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉय। कौन सा इन चारों में से कौन सा अनफेयर डिसमिसल हो सकता है? तो पहले ऑप्शन ए है, द एम्प्लॉय वाज अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और बाहर भी डिफरेंट ट्रेड यूनियंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पायलट्स की ट्रेड यूनियन हो सकती है। तो पायलट यूनियन बेसिकली क्या होगी कि जितनी भी पाकिस्तान में एयरलाइन में डिफरेंट पायलट्स काम कर रहे हैं वो उस यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर इसलिए आपको फायर कर रहा है कि आप किसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा बन गए हो, तो क्या ये फेयर डिसमिसल होगा या अनफेयर डिसमिसल होगा? ये अनफेयर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये लॉ है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट किस्म के या डिफरेंट प्रोफेशंस के, उनके पास पूरा पूरा राइट है कि वो कोई भी अपनी रेलिवेंट ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर उनको रोकता है तो एम्प्लॉयर ये अनफेयर काम कर रहा है और उसके लिए एम्प्लॉयर को पेनलाइज भी किया जा सकता है। बी देख लेते हैं। ए तो हमें समझ आ गया कि हो सकता है। बी देखते हैं। द एम्प्लॉय वॉज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। एम्प्लॉय ने कोई मिसबिहेव किया है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई फ्रॉड किया है, कोई बुरा काम किया है, इसलिए उसको फायर किया गया है। क्या ये अनफेयर डिसमिसल हो सकता है? ये तो बिल्कुल फेयर डिसमिसल है। सी, द एम्प्लॉय जॉब बिकेम रिडेंडेंट। रिडेंडेंट का क्या मतलब होता है? रिडेंडेंसी बेसिकली है, रिडेंडेंट कब किया जाता है एम्प्लॉय को, कि देखो जब भी आप किसी प्रोफेशन में काम करते हो ना, ये कोई टेक्निकल स्किल आपके पास होता है, आप काम कर रहे होते हो, तो उस प्रोफेशन की या उस स्किल की एक लाइफ होती है। अब कुछ जब टाइम गुजरता है, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होती है, इम्प्रूवमेंट आती है, तो अक्सर ऐसी जॉब्स होती हैं जिनकी हमें फिर ज़रूरत नहीं रहती। इसे कहते हैं रिडेंडेंसी ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो, जब आप छोटे थे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करते थे घरों में, जिसको हम पीसीज कहते थे। फिर उसके बाद लैपटॉप्स आ गए तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर गायब ही हो गए। अब शायद ही किसी के घर में आप डेस्कटॉप कंप्यूटर देखो, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैब्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कोई देखता भी नहीं है उनको। या पुराने ज़माने में अगर आपको याद हो, जब आप छोटी हुआ करती थी तो उस वक़्त वीसीआर हुआ करते थे। आपने देखे हैं वीसीआरस? हाँ जी, तो वीसीआर में कैसेट प्ले किया करते थे। फिर उसके बाद सीडीज आई, फिर उसके बाद डीवीडीज आई। अब जो एम्प्लॉय वीसीआर बना रहा था उस वक्त तो वो बहुत रेलिवेंट था, उसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। लेकिन जब वीसीआर का ट्रेंड ही ख़त्म हो गया तो उस एम्प्लॉय वो बहुत स्किलफुल होगा वीसीआर बनाने में, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, तो हम उसको रिडेंडेंट कर देंगे।
तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट ही नहीं बना रही अब, या उसने बनाना ही नहीं है, तो उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो आपको फायर कर देते हैं। क्या ये अनफेयर डिसमिसल है? ये भी फेयर डिसमिसल है, क्योंकि एम्प्लॉयर इसीलिए हायर करता है एम्प्लॉय को कि मुझे इसकी ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं रहेगी तो वो फायर ही करेगा, ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो ये भी फेयर डिसमिसल है। ऑप्शन डी, द एम्प्लॉय हैड अ लैक ऑफ क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी फॉर द जॉब। एम्प्लॉयर ने कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ एम्प्लॉय को हायर किया कि ये मेरे ये काम करेगा, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, ये उसके एक्सपीरियंसेस हैं, ये उसके स्किल्स हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी काम का ही नहीं है, हमारे फ़ायदे का ही नहीं है, उस हमें जो हमारी एक्सपेक्टेशंस उस पर पूरा ही नहीं उतर रहा, या उसमें इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको फायर कर देते हैं। क्या ये अनफेयर डिसमिसल हो सकता है? तो ये भी फेयर डिसमिसल है। सो ऑप्शन बी, सी एंड डी, ये तीनों वैलिड डिसमिसल हैं। ऑप्शन ए जो है ये अनफेयर डिसमिसल हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग टू सिनेरियोज, इन विच ऑफ दीज सिनेरियोज वुड टिपिकल डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन सपोर्ट मिस्टर ए। एक मिस्टर ए है, तो टिपिकल डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन किसको प्रोटेक्ट कर दे, कहाँ पे जो ए है उसको प्रोटेक्ट करेगा? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली यूके का एक कानून है, और इस लॉ में क्या बताया गया? इस लॉ में ये बताया गया है कि अक्सर ये होता है कि एक बंदा होता है डेटा सब्जेक्ट, जो अपना डेटा देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पर्पस के लिए, कोई पर्पस होता है, उसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा देता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को डेटा देता है और वो ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोसेस करती है, उसको कहते हैं डेटा प्रोसेसर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना आईडी कार्ड बनाया होगा, तो आपने क्या किया था? आप गई थी नादरा, आपने उनको अपनी पिक्चर्स दी, थंब वेरिफिकेशन दी, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी डिटेल्स उनको दी। तो इस एग्जाम्पल में नादरा जो है, जो आईडी कार्ड्स बनाता है, वो डेटा प्रोसेसर है, क्योंकि वो डेटा ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। और आप जो हो, आप डेटा सब्जेक्ट हो, क्योंकि आप अपना डेटा नादरा को दे रहे हो। अब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इस डेटा सब्जेक्ट को, जो कि आप हो, जब भी आप अपना डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हो, तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए बना है, ताकि नादरा जो है किसी भी तरह से आपके डेटा को मिसयूज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, नादरा अगर आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा, उसको पब्लिक करना शुरू कर दे, तो वो रिस्की भी हो सकता है आपके लिए, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो इसलिए डेटा सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं डेटा सब्जेक्ट को। अब इन दोनों में से कौन से सिनेरियोज ठीक हैं, कौन से ट्रू हैं? नंबर वन, ए, मिस्टर ए wants to request his personal credit report from a credit file company for free using typical data protection legislation। जो मिस्टर ए है, उसने अपना डेटा किसी कंपनी को दिया, अब वो चाहता है कि वो उस डेटा की एक कॉपी प्रोवाइड करें फॉर फ्री। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, राइट्स क्या होते हैं डेटा सब्जेक्ट के, पहले ये भी देख लेते हैं। डेटा सब्जेक्ट का राइट होता है कि वो डेटा को व्यू कर सकता है, वो डिमांड कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से कि मेरे डेटा को आप एडिट करो अगर कुछ गलती है उसमें, ठीक है। वो एक होता है इरेजर। इरेजर का मतलब ये होता है कि वो डिमांड कर सकता है कि भाई जिस पर्पस के लिए मैंने डेटा दिया था वो पर्पस ख़त्म हो गया, मेरा डेटा आप रिमूव कर दो। तो ये तीन बेसिकली मोटे मोटे राइट्स होते हैं। और अगर वो चाहे तो डुप्लीकेट कॉपी भी ले सकता है इंफॉर्मेशन की, ये भी उसका राइट होता है। अब ये तो बिल्कुल उसका राइट है कि वो उस कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मुझे डेटा दें, बट फॉर फ्री, इसमें सारा मसला फॉर फ्री का है। ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर फ्री ही कंपनी उसको प्रोवाइड करे। जैसे नादरा में आपने अपना डेटा दिया हुआ है, आईडी कार्ड ले लिया, अब आपको नया आईडी कार्ड चाहिए, आप नादरा के पास जाते हो, उन्हें कहते हो कि मेरा डेटा आपके पास है, आप मुझे फ्री में नया आईडी कार्ड इशू करो। नहीं, नादरा की तो उस पर कोई कॉस्ट आएगी,
उनका एम्प्लॉय का टाइम लगेगा, आपके लिए डेटा निकालेंगे, उसको प्रिंट आउट करेंगे, फिर आपको डिलीवर करेंगे, तो वो कॉस्ट आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो बिल्कुल मिस्टर ए के पास राइट है कि वो अपना डेटा देख भी सकता है, उसकी कॉपी भी ले सकता है, उनको कह भी सकता है कि मुझे आप ये डेटा प्रोवाइड करो, मेरे साथ शेयर करो, लेकिन फॉर फ्री नहीं। अब ये डिपेंड करता है, अगर कंपनी फॉर फ्री देना चाहे तो उसकी चॉइस है, अगर ना देना चाहे, कोई चार्ज करना चाहे, वो चार्ज भी कर सकते हैं। तो फॉर फ्री जो है इसमें प्रॉब्लम है। यहां तक क्लियर है? तो ऑप्शन वन जो है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर टू, मिस्टर ए रिसीव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनसॉलिसिटेड जंक ईमेल, जो स्पैम ईमेल्स आते हैं हमें। यूजिंग द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ही विशेस टू हैव दीज मार्केटिंग एक्टिविटीज ब्लॉक्ड। अब अक्सर ये होता है ना, जब आप अपनी, जैसे टोयोटा कंपनी से आपने आपने गाड़ी ली, आपने अपना डेटा उनको दे दिया, अब उनको पता है कि ये हमारा कस्टमर है, ये फ्यूचर में भी गाड़ी लेगा, तो जब भी कोई नई गाड़ी आएगी आपको ईमेल भेजेगा टोयोटा कंपनी वाला। अब ये जो है इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। ये टोयोटा कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर रही है अपने कस्टमर के साथ। इसको अगर वो चाहे ना तो ब्लॉक कर सकता है। वो कहता है कि मैंने टोयोटा कंपनी को अपना डेटा दिया और मैं चाहता हूँ टोयोटा कंपनी मुझे मैसेज ना भेजे, तो मैं ऑप्ट आउट कर लूंगा। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग जब हो रही होती है उससे आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। या आपने फेसबुक पे अपना डेटा दिया, अब फेसबुक को आप कहते हो मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, मुझे आइंदा आप कोई ईमेल ना भेजो, तो आप ऑप्ट आउट कर लेते हो। जब आप ऑप्ट आउट कर लेते हो तो वो आपको नहीं भेजेंगे। अब ये तो हो सकता है, लेकिन स्पैम का क्या मसला होता है? स्पैम ये होता है, ये स्पैम ईमेल्स ये होती हैं कि किसी के हाथ, आपके बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनके पास आपका डेटा चला जाता है किसी भी तरह से, और फिर वो आपको स्पैम ईमेल भेजना शुरू कर देते हैं। आपने उनको डेटा खुद से प्रोवाइड नहीं किया होता, वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि आप ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, बस वो अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। ये होती है इनडायरेक्ट मार्केटिंग। अब इसको ब्लॉक करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक बंदा तो ईमेल नहीं भेज रहा, आपको हजारों डिफरेंट कंपनीज, हजारों डिफरेंट लोग स्पैम ईमेल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसको ब्लॉक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता। इसलिए हर ईमेल में स्पैम फोल्डर दे दिए जाते हैं कि आइंदा अगर दोबारा ये ईमेल आए तो डायरेक्ट स्पैम में चली जाए, आपको दिखे ही नहीं। तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग अगर हो रही है उसको तो आपका राइट है कि आप ब्लॉक करवा सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट मार्केटिंग को ब्लॉक करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो वन एंड टू दोनों के दोनों जो हैं वो फॉल्स हैं। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी। यहां तक क्लियर है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? All contract must be signed by all relevant parties in order to be binding. ये सही है गलत है? ये सही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ये होता है अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन टू पार्टीज। एक पार्टी कहेगी मुझे कोई चीज़ चाहिए, दूसरी पार्टी कहेगी आप मुझे उसके रिटर्न में पैसे दो, वो दोनों लीगल एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बड़े बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा रिटन होना चाहिए। आप क्यों कह रही हो ठीक है? क्योंकि अगर दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को साथ बैठ के लिखेंगी, दोनों साइन करेंगी, तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। बट ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट जो है, यस आइडियली इसको हमेशा इन राइटिंग होना चाहिए, दोनों पार्टीज को साइन भी करना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है या लीगल एग्रीमेंट जो है वो इन राइटिंग भी हो सकता है, वो वर्बल भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लॉइड क्या मतलब? इम्प्लॉइड का मतलब ये है कि आपने कुछ राइटिंग भी नहीं की, आपने कोई वर्ड भी नहीं बोला, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इम्प्लाइड की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जो राइटिंग में नहीं होता? आप फॉर एग्जांपल अल फतेह स्टोर गए, आपको प्यास लगी, आपने अंदर गए स्टोर में, आपने वहां चिलर देखा, वहां से पेप्सी का एक कैन निकाला, आप काउंटर पे आए, उसकी पेमेंट की, अल फतेह से बाहर निकले और आप उसको पीने लगे। जैसे ही आपने ओपन किया, वो पेप्सी का कैन जो था वो ख़राब था, उसमें जो थे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आप बीमार हो गए। अब ये क्या है बेसिकली? अब आप क्या करते हो, आपको ऑब्वियसली गलत पेप्सी मिली, आपने पैसे दिए, चीज़ आपको गलत मिली है, उससे आपको तकलीफ भी हुई, आप बीमार भी हुए। आप अदालत में चले जाते हो कि पेप्सी कंपनी ने मुझे गलत जो है पेप्सी बेची है।
अब पेप्सी कंपनी अपने डिफेंस में ये भी तो कह सकती है कि मेरा इस कस्टमर के साथ कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, उसने पेप्सी लेने से पहले मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया। तो क्या पेप्सी कंपनी सही कह रही है? पूरे दिन में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे बेचते हो जिनमें, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे खरीदते हो जिनमें आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। पेप्सी ले ली आपने, कोई ग्रोसरी ले ली आपने, कोई रेड बुल ले ली, आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करते हो कंपनी के साथ। ये क्या होते हैं? ये होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि बेशक आपने कंपनी से बात नहीं की, आपने कंपनी के साथ इन राइटिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन कंपनी अगर पेप्सी बेच रही है तो एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अच्छी, क्लीन और सेफ टू ड्रिंक उसने आपको बेचनी है। अगर वो पेप्सी खराब बेच रही है तो पेप्सी कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालांकि बिना कुछ किए, बिना राइटिंग किए, बिना वर्ड बोले, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है पेप्सी कंपनी की कि उसने आपको अच्छी पेप्सी देनी है। अगर पेप्सी सही नहीं है तो आप उसको सू कर सकते हो अंडर द कंज्यूमर लेजिस्लेशन। तो वर्बल भी हो सकते हैं कि जहां पर आप इन राइटिंग नहीं करते हो, जहां पर आप बोल के एक दूसरे के साथ कुछ प्रोमिस कर लेते हो और फिर आप उनको निभाते हो। अगर वहां पर आप कोई चीज़ फुलफिल नहीं करते तो ऑब्वियसली वो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया राइटिंग में कि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सेल करूंगा। अब जब पहली दफ़ा होगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये हमारी रूटीन बन जाएगी ना कि हम हर रोज एक दूसरे को सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो फिर हम हर दफा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो जो बस पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसी को मान के हम आगे चलेंगे कि मैंने इसको गुड्स देने हैं, इसने मुझे पैसे देने हैं। अब यहाँ पर भी हो सकता है दूसरी, तीसरी, चौथी ट्रांजैक्शन में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन अब ये चीज़ रूटीन में आ गई है। ये एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने उसको फ़ोन किया, उसने आपको गुड्स भेजे, आपने उसको पेमेंट करनी है। अगर आप नहीं करते तो मतलब आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो। कोई बंदा ये कह के नहीं बच सकता कि ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। क्लियर विद दिस? जरूरी नहीं है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्बल या इम्प्लाइड भी हो सकता है। वन जो है ऑब्वियसली ये फॉल्स है। सेकंड, कंज्यूमर लेजिस्लेशन टिपिकली ओनली कवर्स परचेज ऑफ गुड्स। कंज्यूमर लेजिस्लेशन, कंज्यूमर कौन होता है? दो टर्म्स होती है ना, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। दोनों में कोई फर्क है? वेरी गुड। कस्टमर जो है वो सिर्फ बाइंग डिसीजन लेता है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करे। कंज्यूमर जो है वो परचेज भी करता है, बाइंग डिसीजन भी लेता है और फिर उसको यूज़ भी करता है। अब कंज्यूमर लेजिस्लेशन जो है इन कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने, स्पेसिफिकली कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, ताकि उनको कोई गलत चीज़ ना मिले। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि जब डेवलपमेंट हो रही थी ना कुछ सालों पहले, तो जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको आईफोन बेचना शुरू कर दूं, मैं आपको ये कहूं कि इसका इतना मेगापिक्सल कैमरा है, इसकी इतनी एमएएच बैटरी है, इसकी इतनी रैम है, इतनी कैशे है, इतनी प्रोसेसर है, आपको ये चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी क्योंकि आप आईटी के एक्सपर्ट नहीं हो। मुझे क्या पता रैम क्या है और कैशे क्या है, मुझे तो उनमें फ़र्क नहीं पता अगर मैं आईटी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो फिर क्या होता है कि इस तरह के टेक्निकल प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर को पता नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, ये रीजनेबल प्राइस है या नहीं। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत टेक्निकल है, कंज्यूमर को तो समझ नहीं आएगा, हम कुछ भी कह के बोल देते हैं या बेच देते हैं। तो वो बढ़ा चढ़ा के ओवर प्राइस करके कस्टमर को बेच देते हैं। बाद में कस्टमर को रियलाइज़ होता है जब उसको समझ आता है वो प्रोडक्ट कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई मेरे साथ। तो इस तरह के कंज्यूमर को इस तरह की टेक्निकल प्रोडक्ट्स में हेल्प करने के लिए कंज्यूमर लेजिस्लेशन बना था। और यस, जब भी परचेज ऑफ गुड्स कंज्यूमर करता है तो उसके लिए है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कंज्यूमर लेजिस्लेशन जो है सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स को प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ ये नहीं है, कंज्यूमर लेजिस्लेशन जो है परचेज ऑफ गुड्स एज वेल एज परचेज ऑफ सर्विसेज, दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि कंज्यूमर गुड्स भी ले सकता है, टेंजिबल प्रोडक्ट भी ले सकता है, और वो सर्विसेज भी ले सकता है, तो सर्विसेज को भी प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये आधी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है। अगर सर्विसेज भी लिखा होता फिर ये ठीक होता। तो इसलिए नंबर 2 जो है ये भी फॉल्स है। यहां तक क्लियर है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी। तो यहां पर आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चंस हो गए।